हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारा आज का कोड है BPSC 110। इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैश्विक राजनीति। वैश्विक राजनीति मतलब हो गया कि इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पूरे विश्व की राजनीति के बारे में। और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें लास्ट 5 इयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन हैं उन्हें पिक किए गए हैं और तब इसे बनाया जा रहा है। और यह वीडियो स्पेशली जो इग्नू के आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जून और दिसंबर के, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक के बाद एक क्वेश्चंस को देखते हैं और ईजी से ईजी वर्ड में समझते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है? राज्य की संप्रभुता पर वैश्वीकरण के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य की जो संप्रभुता है उस पर वैश्वीकरण के क्या क्या प्रभाव हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन ने राज्य की संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा को गहराई से प्रभावित किया है। पहले संप्रभुता का अर्थ था कि राज्य अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। तो पहले जो संप्रभुता का अर्थ था वो ये था कि जो राज्य है वो अपने अंदर और बाहर, मतलब आंतरिक और बाह्य जो उसके मामले हैं उसमें वो पूरी तरह से स्वतंत्र था। लेकिन आज के टाइम में वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया ने इस स्वतंत्रता को सीमित कर दिया है। लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि जो हमारा आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है वो संप्रभुता को सीमित कर दिया है, और जो भी हमारी स्वतंत्रता थी वो क्या हो गई? सीमित हो गई। विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं देशों की आर्थिक नीतियों पर प्रभाव डालती है, जिससे नीति निर्माण में बाहरी दबाव बढ़ता है। इसके साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनी और वैश्विक पूंजी के बढ़ते प्रभाव ने भी राज्य की स्वायत्तता को चुनौती दी है। वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा है कि वैश्वीकरण ने संप्रभुता को पूरी तरह समाप्त नहीं किया है, बल्कि उसका स्वरूप बदला है। कहने का मतलब जो वैश्वीकरण है वो संप्रभुता को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया है, बस उसका एक नया स्ट्रक्चर, एक नया स्वरूप सबके सामने प्रस्तुत किया है। और कई मामलों में राज्यों ने स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को स्वीकार किया है ताकि वे व्यापार, तकनीक और निवेश के लाभ प्राप्त कर सके। मतलब इसमें से बहुत सारे राज्य हैं, तो इस मामला में राज्य सब बहुत ही अच्छे से जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, हमारा इंटरनेशनल जो सहयोग है उसको एग्री किए हैं ताकि जो हमारा व्यापार है, तकनीक और निवेश है उससे वो लाभ प्राप्त कर सके। एग्जाम्पल के लिए यहाँ बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन या आतंकवाद जैसी समस्याएं ऐसी हैं जिनसे अकेले निपटना असंभव है, इसलिए देशों को वैश्विक समझौतों और संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। मतलब यहाँ उदाहरण के लिए दिया गया है कि जो हमारा जलवायु परिवर्तन है या फिर जो आतंकवाद जैसा समस्या है उसको हम लोग अकेले से नहीं निपटा सकते हैं, बल्कि उसके लिए हम लोग को एक विश्व स्तर पर समझौता करना पड़ता है, सबके साथ मिलके काम करना पड़ता है, तभी मतलब इस प्रकार की जो समस्या है उनका हल हो पाता है। अगर आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो वैश्वीकरण के लाभ सभी देशों को समान रूप से नहीं मिलते। मतलब अगर हम लोग ऐसे देखें तो जो वैश्वीकरण है हमारा, उसका लाभ सब देश को एक जैसा नहीं मिलता है। विकसित देश और शक्तिशाली आर्थिक संस्थाओं का प्रभाव अधिक होता है, जिससे विकासशील देशों की नीतिगत स्वतंत्रता प्रभावित होती है। मतलब कि जो विकसित देश हैं, जो पहले से उतना ग्रोथ कर चुके हैं, उनका जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उन पे जो है इसका प्रभाव ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा और विकास कर पाते हैं। लेकिन जो विकासशील देश है कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको प्रभावित करता है, और इससे जो है हमारा आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक दबाव और जो सामाजिक चुनौती है वो बढ़ती है। तो इसीलिए यह आवश्यक है कि वैश्वीकरण को इस तरह संचालित किया जाए कि राज्यों की संप्रभुता और जनहित दोनों के बीच
संतुलन बना रहे। तो ये हमने जाना राज्य की संप्रभुता पर वैश्वीकरण का किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस जलवायु समझौते पर भारत की प्रतिबद्धताएं और प्रगति क्या है। तो इसमें हम जानेंगे कि जो पेरिस में जलवायु समझौता हुआ था उसमें जो भारत है हमारा, उसकी जो प्रतिबद्धताएं और जो प्रगति है वो क्या है, मतलब किस प्रकार से भारत ने उस पर एक्शन लिया और उसमें सहयोग किया, इसके बारे में। तो पेरिस जलवायु समझौता के अंतर्गत भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के माध्यम से कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं। भारत ने 2005 के स्तर की तुलना में अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता में 45% तक कमी करने का लक्ष्य रखा है। तो सबसे पहला जो है, भारत ने जो 2005 का स्तर था उसकी तुलना में जो अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता है उसको 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही 2030 तक कुल विद्युत क्षमता का लगभग 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से प्राप्त करने का संकल्प लिया है। और ये भी संकल्प लिया है भारत ने कि वो 2030 तक जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो 50% ऊर्जा है, हमारा एनर्जी है, वो हम मतलब जो हमारे सोलर सिस्टम है और फिर जो हमारी पवन ऊर्जा है तो उससे भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे और 50% तक मतलब जो अपना इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लोग इन सब चीज़ों से प्राप्त करने का संकल्प लिए हैं। भारत ने ऐसा कहा है कि हम लोग जो 50% हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो हम गैर जीवाश्म ऊर्जा से प्राप्त करेंगे। और फिर भारत ने वन और वृक्ष आवरण बढ़ाकर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का भी लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा भारत ने दीर्घकालिक रूप में 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की घोषणा की है। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रहा कि भारत ने एक लॉन्ग टर्म के रूप में 2070 तक क्या करने को कहा है कि जो नेट जीरो है उत्सर्जन प्राप्त करने की घोषणा की है। तो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि भारत ने अपने आने वाले टाइम के लिए कितना कुछ सोचा है। लेकिन इसमें भी अभी बहुत सारी चुनौती है, जैसे जो बढ़ती जनसंख्या है हमारी और ऊर्जा की बढ़ती मांग और विकास की आवश्यकता है भारत के लिए संतुलन बनाना कठिन बनाती है। तो इसके अलावा जलवायु वित्त जो क्लाइमेट फाइनेंस है और उन्नत तकनीक की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। फिर भी भारत साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारी के सिद्धांत के तहत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है और वैश्विक जलवायु प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। लेकिन फिर भी जो हमारा भारत है वो साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारी मतलब ये एक सिद्धांत अपनाया है जिसमें वो विकास और पर्यावरण के बीच जो है संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है और वैश्विक जलवायु प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो चीज़ भारत ने कहा उस सम्मेलन में उस चीज़ को ये फॉलो कर रहा है और कई हद तक ये हो भी चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगली क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आगे हम और भी इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे। तो अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का वर्णन कीजिए। मतलब इसमें हम लोग जानेंगे कि जो भी हम लोग परमाणु हथियार बना रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसी को रोकने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयास हैं मतलब
वो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम लोग इन सब चीज़ों को कम कर सकते हैं, हथियारों को बनाना कम कर सकते हैं। तो जो भी प्रयास वो कर रहे हैं उन्हीं को हम लोग अभी आगे जानेंगे। तो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कई महत्वपूर्ण संधियों और संस्थागत उपायों को अपनाया है। मतलब इसे रोकने के लिए ना इन्होंने बहुत सारे संधियों का आयोजन किया और जो भी संस्थागत उपाय है उनको अपनाया है। और इनमें से जो सबसे प्रमुख है हमारा, वो है परमाणु अप्रसार संधि, जो 1968 में हुआ था। तो इसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना था। तो 1968 में जो भी हमारा परमाणु अप्रसार संधि हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी हमारे परमाणु हथियार बन रहे हैं तो उन पे कंट्रोल करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना कि ज़्यादातर हम लोग लड़े ना उस चीज़ को लेके, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार ना बनाएं, और जो भी चीज़ है हमारा उसको हम लोग शांतिपूर्ण हल करें। और फिर इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की परमाणु गतिविधियों की निगरानी करता है ताकि वे सैन्य उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग ना हो। और इसके अलावा भी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, यह मतलब कि जो देश की परमाणु गतिविधि है उसका निगरानी करता है ताकि जो भी सेना है उसके उद्देश्य, वो अपने उद्देश्य के लिए उसका गलत उपयोग न करे परमाणु हथियारों का। तो इसी का देख रेख कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। और फिर उसके बाद अगला है हमारा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्या करता है? परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने का प्रयास करता है। मतलब जो भी परमाणु परीक्षण या फिर हम लोग कह सकते हैं जब परमाणु बनाने के लिए जो भी उसके परीक्षण होते हैं उस पर ये रोक लगाने का प्रयास करता है। और इसके साथ ही परमाणु हथियार निषेध संधि जैसे नए प्रयास पूर्ण निशस्त्रीकरण की दिशा में कदम है। निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप भी संवेदनशील तकनीक और सामग्री के प्रसार को सीमित करने में सहायक है। तो ये जितने सारे भी संगठन हैं ये सब ट्राई कर रहे हैं कि जो भी हमारा परमाणु हथियार है उस पर रोक लग सके। हम लोग जो है परमाणु के बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है शरणार्थियों की समस्याओं से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर भारत की स्थिति का परीक्षण कीजिए। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जो शरणार्थी की समस्या है, ठीक, तो उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है उस पर हमारा भारत का स्थिति क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1991 सम्मेलन और फिर 1967 में प्रोटोकॉल प्रमुख कानूनी ढांचे हैं जिसका मुख्य उद्देश्य शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करना और देशों की जिम्मेदारियों को निर्धारित करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे शरणार्थी होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं, उन्हें हम लोग शरणार्थी कहते हैं, ठीक। तो उनकी सुरक्षा के लिए उनकी स्थिति से संबंधित 1951 में एक सम्मेलन हुआ, उसके बाद 1967 में एक प्रोटोकॉल हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी शरणार्थी है उनके अधिकारों की रक्षा करना और जो देश की जिम्मेदारी है उसको निर्धारित करना। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त वैश्विक स्तर पर शरणार्थियों की सहायता, पुनर्वास और संरक्षण के लिए कार्य करती है। उसके बाद जो हमारा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त है, ये वैश्विक स्तर पर पूरा ग्लोबल लेवल पर शरणार्थियों की सहायता करता है, उसके पुनर्वास और संरक्षण के लिए काम करता है। भारत की स्थिति इन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के प्रति व्यवहारिक और संतुलित रही है। भारत इन संधियों का हस्ताक्षर करता नहीं है, लेकिन उसने ऐतिहासिक रूप से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तिब्बती, बांग्लादेशी और श्रीलंकाई और अफगान शरणार्थियों को
आश्रय दिया है। मतलब जो ये जितने भी संधि है इससे भारत का उतना कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत बार ऐसा हुआ है कि भारत ने तिब्बत के लोगों को, बांग्लादेशी को, श्रीलंका के लोगों को और अफ़गान के लोगों को के जो भी शरणार्थी थे उसको भारत ने जगह दिया, उन्हें आश्रय दिया अपने देश में। भारत अक्सर शरणार्थियों के मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा, संसाधनों की उपलब्धता और क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर केस बाय केस तरीके से संभालता है। और जो भारत है वो जो भी शरणार्थी की सुरक्षा है, उसकी संसाधन की उपलब्धता और जो क्षेत्रीय परिस्थिति है उसके आधार पर उसे केस बाय केस उसे संभालता है। साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR के साथ सहयोग भी करता है, विशेषकर शहरी शरणार्थियों के संबंध में। और जो भारत है वो हमारे जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी है उसके साथ सहयोग भी करता है, स्पेशली जो सिटी के शरणार्थी होते हैं, शहरी शरणार्थी होती है, उनको लेके। और अगर आलोचनात्मक रूप में देखें तो भारत की नीति में एक ओर मानवीय संवेदनशीलता दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर स्पष्ट और समग्र शरणार्थी कानून की कमी भी महसूस होती है। मतलब अगर हम लोग एक साइड से देखें तो भारत जो है उसके आने वाले जो भी शरणार्थी है भारत देश में, उनके प्रति वो एक जो मानवीय संवेदनशीलता है वो दिखाता तो ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी ओर से हमें जो है उनके जो शरणार्थियों के प्रति कानून है उसकी कमी होती ही है। और इससे कभी कभी जो हमारे शरणार्थी है उनके अधिकार और संरक्षण में भी असमानता आ सकती है। इसीलिए आवश्यकता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकों और अपनी आंतरिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाते हुए एक अधिक स्पष्ट और संगठित नीति विकसित करे, ताकि शरणार्थियों की समस्या का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। मतलब भारत ऐसा करे कि अपनी अलग अलग नीति बनाए शरणार्थियों के लिए, ताकि उनके जो भी समस्या है, जो भी उनके प्रबंधन है, उनको सुनिश्चित किया जा सके और सही तरह से उसे संचालित किया जा सके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जो भी हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था है, विश्व लेवल की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, उसमें जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, हमारा अलग अलग राष्ट्रों की अलग अलग कंपनियां, उसकी क्या भूमिका है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रमुख चालक शक्ति बन चुकी है। ये कंपनियां कई देशों में उत्पादन, निवेश और व्यापार करके पूंजी, तकनीक और प्रबंधन कौशल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवाह सुनिश्चित करती है। तो ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं अभी के टाइम में वो वैश्विक अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। और ये जो कंपनी है ये बहुत सारे देशों में उत्पादन को सुनिश्चित करती है, निवेश देखती है, व्यापार करके पूंजी को बढ़ाती है, तकनीक देखती है, मैनेजमेंट कौशल को बढ़ाती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ही भूमिका निभा रही है हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था में। इनके माध्यम से विकासशील देशों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, बुनियादी ढांचे का विकास होता है और वैश्विक मूल्य श्रृंखला का विस्तार होता है। और इसके माध्यम से जो भी विकासशील देश हैं, जो विकास अभी कर ही रहे हैं, पूरी तरह से विकसित नहीं है, उन देशों को रोजगार का मौका मिल रहा है और उनकी जो भी स्ट्रक्चर है देश की उसमें भी विकास हो रहा है। ग्लोबल वैल्यू का चेन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है और जो भी विश्व स्तर पे हमारी अर्थव्यवस्था है वो बहुत सही हो रही है। साथ ही प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उत्पादनों की गुणवत्ता में सुधार और कीमतों में कमी देखने को मिलती है, जिससे उपभोक्ता को लाभ मिलता है। इसके साथ ही जो है इसमें क्या होता है, कंपटीशन बढ़ने लगता है। कंपटीशन बढ़ने का मतलब ये हुआ कि सब अपना अपना एक अलग ही गुणवत्ता दिखाता है कि हाँ हमें ये स्पेशल है, ये ज़्यादा अच्छा है। तो इससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि लोग अपनी क्वालिटी को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहे हैं और उन्हीं को मतलब विश्व स्तर पर लाने के लिए वो कीमत को कम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है।
जिससे हमें कम कीमत में बहुत अच्छे चीज़ों का जो उत्पादन है वो मिल पा रहा है। अतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक विकास और आर्थिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन उनके प्रभाव को संतुलित करना आवश्यक है। इसके लिए मजबूत नियम और श्रम कानून का पालन, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये वैसे तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे वैश्विक विकास में, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसके लिए भी जो नियम कानून है और जो भी बाउंड्रीज लिमिटेशन है वो सबको बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसको हम बहुत ही संतुलित तरीके से उसे बैलेंस कर पाए और चला पाए। वही हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य की संप्रभुता और उसके अधिकार क्षेत्र पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। मतलब इसमें हमें बताना है कि जो हमारी राज्य की संप्रभुता है और उसके अधिकार क्षेत्र है जिस पे वो काम करता है, तो उस पे जो है वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन ने राज्य की संप्रभुता और उसके अधिकार क्षेत्र की पारंपरिक अवधारणा को बदल दिया है। मतलब जो वैश्वीकरण है कहीं ना कहीं हमारी राज्य की जो संप्रभुता है और उसके अधिकार क्षेत्र है, उसके जो पारंपरिक अवधारणा जो सदियों से चली आ रही अवधारणा है उसको ये चेंज कर दिया है। पहले राज्य अपने भौगोलिक क्षेत्र के भीतर पूर्ण नियंत्रण और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता था, लेकिन अब वैश्विक आर्थिक, तकनीकी और राजनीतिक प्रक्रिया के कारण यह नियंत्रण सीमित हुआ है। मतलब पहले जो था भारत राज्य क्या करता था, अपने जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें पूरा अपना नियंत्रण और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता था। मतलब सब कुछ में फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। लेकिन अब जो हमारा वैश्विक आर्थिक, तकनीकी और राजनीतिक प्रक्रिया है उसके कारण कहीं ना कहीं ये चीज़ सीमित हो गया है। और ये हमारे जितने भी विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी जो भी संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ये हमारे देश की नीतियों को प्रभावित करती है। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी अपनी देश की नीति है वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके द्वारा ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, जिससे राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानकों के अनुरूप निर्णय लेने पड़ते हैं, जिस कारण जो राज्य है उसको अंतर्राष्ट्रीय नियम और जो भी अंतर्राष्ट्रीय उसके मानक है उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेने पड़ते हैं। इसके साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों, वैश्विक वित्तीय प्रवाह और डिजिटल तकनीक के विस्तार ने भी राज्य के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित किया है। पूंजी और सूचनाओं का तेजी से सीमाओं के पार प्रवाह सरकार के लिए नियंत्रण और नियमन को कठिन बनाता है। इसी के परिणाम स्वरूप राज्यों को अपनी आर्थिक और नीतिगत स्वतंत्रता में कुछ सीमाएं स्वीकार करनी पड़ती है और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के रूप में अपनी नीतियां बनानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है हमारे देश की जो नीति है, जो भी संस्कृति है, उन चीज़ों को बहुत प्रभावित करती है। और इससे क्या हो रहा है कि हम अपने ना देख के बल्कि हम विश्व जो हमारे विश्व के कंपटीशन है उसके मतलब उसकी प्रतियोगिता में उनके जैसा हम अपना नीति बनाना स्टार्ट कर दिए, नियम और कानून को बनाना स्टार्ट कर दिए। तो जैसा कि हम लोग मतलब लास्ट में हम लोग ये कह पा रहे हैं कि ये जो है इससे हमारी जो राज्य की भूमिका है वो समाप्त नहीं होती बल्कि उसका स्वरूप बदल जाता है। तो इससे जो भी हमारी चीज़ें, अपनी राज्य की चीज़ें हैं वो ख़त्म नहीं होती बल्कि वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। और अब जो हमारे राष्ट्र है वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, समझौते और संस्थाओं के माध्यम से जो अपनी नीति है उसका संचालन करती है और वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि 1970 के दशक में नए उदारवाद के उदय ने जे.एम. कीन्स के विचारों को निस्तेज कर दिया। इसके बारे में हमें जानना है, थोड़ा इसे स्पष्ट रूप में बताना है कैसे क्या। तो जॉन मेनार्ड कीन्स के विचार 1930 के दशक के महामंदी के बाद अत्यंत प्रभावशाली बने। तो इनके जो विचार है जॉन
क्या लिखा है, जॉन मैनार्ड किन्स के विचार, वो 1930 के दशक के जो महामंदी हुई उसके बाद ये बहुत प्रभावशाली बन गया। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि आर्थिक मंदी और बेरोजगारी की स्थिति में सरकार को सक्रिय हस्तक्षेप करना चाहिए। और उन्होंने ये कहा, इस पे जोर दिया कि जब भी आर्थिक मंदी पड़े तो उसमें सरकार को बहुत ही सक्रिय क्या बोलते हैं हस्तक्षेप करे, मतलब उस पर सरकार पूरा तरह से ध्यान दे और उस पर एक्शन ले। जैसे सार्वजनिक व्यय बढ़ाना, करों में कमी करना और मांग को प्रोत्साहित करना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों ने इन नीतियों को अपनाया, जिससे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मजबूत हुई और अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई। और फिर दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ उसके बाद बहुत सारे देश ने जो है इस नीति को अपनाया, जिससे एक कल्याणकारी राज्य का अवधारणा मजबूत हुआ और जो अर्थव्यवस्था है उसमें स्थिरता आई। लेकिन 1970 के दशक में वैश्विक अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन इसकी समस्या से ये जुड़ने लगी। उसके बाद 1970 के दशक में जो है हमारे वैश्विक अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन की समस्या से जूझने लगी, जिसमें एक साथ महंगाई बढ़ गया और फिर बेरोजगारी भी बढ़ गया। किन्स सिद्धांत ने इस स्थिति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाई, और जो किन्स ने सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत जो है इस स्थिति को, जो हमारी महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई, इसको प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया। और इसी समय नए उदारवाद का उदय हुआ, जिसने मुक्त बाजार, निजीकरण और विनियमन में कमी को प्राथमिकता दी। मिल्टन फ्रीडमैन और अन्य विचारकों ने तर्क दिया कि अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम होना चाहिए और बाजार की शक्तियों को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। तो नव उदारवादी नीतियों के प्रभाव से कई देशों ने आर्थिक सुधार अपनाए, जैसे निजीकरण, व्यापार उदारीकरण, वित्तीय क्षेत्र में नियंत्रण को कम करना। तो जब जो ये नव उदारवादी नीति आई तो इससे कई सारा देश प्रभावित हुआ, इससे हमारा आर्थिक सुधार हुआ, जो निजीकरण हुआ और जो वित्तीय क्षेत्र है वो सब में नियंत्रण को कम किया गया। इससे आर्थिक नीतियों का केंद्र सरकार से हटकर बाजार की ओर स्थानांतरित हुआ और किन्स के हस्तक्षेपवादी विचारों को की जो प्रमुखता है वो कम हो गई। तो ने क्या कहा था कि उसमें जो है क्या कहते हैं, हमारी जो सरकार है उसको हस्तक्षेप करना ज़रूरी है, लेकिन ये जो नव उदारवादी नीति है इसने इस चीज़ को बिल्कुल ही कम कर दिया, बल्कि उसने सरकार से हटा के ये चीज़ बाज़ार की ओर स्थानांतरित कर दिया कि ये जो भी चीज़ें हैं इन्हें अब बाज़ार संभालेगा। और उसके बाद फिर जो किन्स की सिद्धांत थी उसकी प्रमुखता कम हो गई। उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों की पहचान कीजिए। तो इसमें हमें पता करना है कि जो गैर पारंपरिक सुरक्षा के खतरे हैं, जो भी खतरे उससे उत्पन्न होते हैं उसके बारे में हमें जानना है। तो पहले हम ये जानते हैं कि गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरा क्या है। तो ये वे होते हैं जो केवल सैन्य आक्रमण या युद्ध तक सीमित नहीं होता, बल्कि मानव जीवन, समाज और पर्यावरण को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। मतलब ये जो खतरा होता है ये बस सेना का आक्रमण या फिर जो युद्ध है उस तक सीमित नहीं होता, और इससे कहीं ज़्यादा ये जो हमारा मानव जीवन है, समाज और जो पर्यावरण है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। इनमें प्रमुख रूप है जैसे आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर अपराध और महामारी शामिल है। लेकिन जब भी अगर आतंकवाद होता है या फिर जो साइबर क्राइम होते हैं तो ये बस एक सेना का आक्रमण या युद्ध जैसा नहीं होता, बल्कि हमारी जो पूरी समाज है, पूरे मानव जीवन है और सभी चीज़ों को ये प्रभावित करता है। जैसे कि कोविड-19 आया था जो बहुत ही बड़े स्तर पर मानव जीवन को नुकसान भी पहुंचाया और समाज को भी नुकसान पहुंचाया। और इससे हमें पता चला कि इस प्रकार के जो भी स्वास्थ्य संबंधी खतरे हैं वो हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों की सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ा गंभीर चुनौती बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त फिर जो हमारा जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं,
खाद्य संकट और जल संकट भी महत्वपूर्ण गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे हैं। ये समस्या सीधे मानव अस्तित्व और जीवन स्तर को प्रभावित करती है तथा इनके प्रभाव सीमाओं से परे होते हैं। मतलब ये जो समस्याएं हैं ये सीधे हमारे मानव अस्तित्व, जो जीवन स्तर है हमारा, हमारी जो सामाजिक स्थिति है, उन सब को बहुत बुरी तरह प्रभावित करते हैं और इसका कोई ऐसा सीमा नहीं है, बल्कि ये बढ़ते जाता है। पर्यावरणीय असंतुलन, संसाधनों की कमी और बढ़ती जनसंख्या इन खतरों को और जटिल बनाते हैं। इसके साथ ही मानव तस्करी, शरणार्थी संकट, गरीबी और सामाजिक असमानता भी एक प्रकार से गैर पारंपरिक सुरक्षा के अंतर्गत ही आते हैं और ये समस्या समाज की स्थिरता को कमज़ोर करती है और एक दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म की जो असुरक्षा है वो पैदा कर देती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये गैर पारंपरिक सुरक्षा है वो बहुत तरह के होते हैं और उससे निपटने के लिए केवल जो हमारा सैन्य उपाय है वो मतलब उसके लिए प्रभावी नहीं हो पाता, बल्कि हमें सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, तभी जाके इस चीज़ को हम लोग कम कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है नव उदारवाद के सिद्धांत और मान्यताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम लोग नव उदारवाद के बारे में जानेंगे, इसके क्या सिद्धांत है और इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं। तो नव उदारवाद एक आधुनिक आर्थिक विचारधारा है जो मुक्त बाजार या फ्री मार्केट की प्रधानता और सरकारी हस्तक्षेप में कमी पर बल देती है। तो ये जो नव उदारवाद है यह एक आधुनिक आर्थिक विचारधारा है जो मुक्त बाजार को प्रधानता देती है और इसमें सरकारी हस्तक्षेप को मतलब कम बोलती है। मतलब जो भी चीज़ें हो वो हमारी बाज़ार, जो हमारी मुक्त बाज़ार है उसी तक हो। अगर इसमें सरकारी हस्तक्षेप होता है तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से इसकी जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ देता है, बल्कि ये अनबैलेंस हो जाता है उससे। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में संसाधनों का सर्वोत्तम वितरण बाजार की शक्तियों, मांग और आपूर्ति द्वारा होता है। इस विचारधारा के प्रमुख सिद्धांत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शामिल है। और इसका जो सिद्धांत है उसमें क्या क्या है, हमारा उदारीकरण है, निजीकरण और वैश्वीकरण शामिल है। और नववाद मानता है कि व्यापार और निवेश पर प्रतिबंध हटाने से आर्थिक विकास तेजी से होता है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। और ये जो नव उदारवाद है ये कहता है कि जो भी हमारा व्यापार और हमारा निवेश है, अगर उसमें से हम लोग प्रतिबंध को हटा देते हैं तो उससे हमारा आर्थिक विकास बहुत ही तेज़ी से हो जाएगा और जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा। और अगर हमारा जो कंपटीशन है वो बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता में कई अधिक सुधार होती है और जो भी उसका रेट होता है, मूल्य होता है उत्पादन का, वो कम होता है। इसके साथ ही नव उदारवाद यह भी मानता है कि सरकार की भूमिका जो है सीमित होनी चाहिए और उसे केवल नियामक या रेगुलेटर के रूप में कार्य करना चाहिए। सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण, करों में कमी और बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना इसके मुख्य उपाय हैं। यह विचारधारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एंटरप्रेन्योरशिप और जो दक्षता है उसको महत्व देती है। तो इसी प्रकार जो नव उदारवाद है वो आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने वाली एक प्रमुख विचारधारा है जो बाजार आधारित विकास को प्राथमिकता देती है। उसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएनसी की गतिविधियाँ किस प्रकार मेजबान देशों को प्रभावित करती है। मतलब इसमें हमें बताना है कि जो टीएनसी की गतिविधियाँ हैं, ठीक, उसके जो काम है वो किस प्रकार मेजबान देश, तो यहाँ मेजबान देश का मतलब ये हुआ कि ये जो टीएनसी है ये जो है जिस देश में अपना बिजनेस चलाती है उसको ये मेजबान देश कहती है। तो जहाँ टीएनसी का बिजनेस चलता है, जो देश में चलाती है वो उसका मेजबान देश होता है। तो इसमें हमें वही बताना है कि जो इसके काम है टीएनसी की, वो जिस देश में वो बिजनेस चला रही है उस देश को ये किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो ये टीएनसी या बहुराष्ट्रीय कंपनियां मेजबान देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है। ये कंपनियां विदेशी पूंजी
आधुनिक तकनीक और प्रबंधन कौशल के साथ प्रवेश करती है, जिससे औद्योगिक विकास और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब ये जो कंपनियां हैं जब किसी देश में एंटर करती है तो वो अपना जो विदेशी पूंजी है जहाँ से वो आती है वहाँ की पूंजी और जो आधुनिक तकनीक है और जो भी मैनेजमेंट स्किल है उसके साथ आती है, जिससे वो जो हमारा इंडस्ट्रियल विकास करती है और जो उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि करवाती है। इसके माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और देश के निर्यात में भी विस्तार होता है। साथ ही वैश्विक बाजार से जुड़ाव बढ़ने के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था अधिक प्रतिस्पर्धी और गतिशील बनते हैं। तो ये जो कंपनी है इसके आने से हमारा क्या होता है, रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं और देशों में जो निर्यात आयात निर्यात का है उसका विस्तार होने लगता है और इसके साथ ही हम ग्लोबल लेवल पर जो है बाज़ारों से जुड़ते हैं, जिस कारण हमारा खुद का जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूत होता है। टीएनसी सस्ते श्रम और संसाधनों का उपयोग करके अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती है, जिससे श्रमिकों के अधिकारों और पर्यावरण पर दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा उनकी आर्थिक शक्ति इतनी अधिक होती है कि वे सरकारी नीतियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जो टीएनसी है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये जो है सस्ता श्रम और संसाधन का उपयोग करके अपना लाभ करने का प्रयास करती है और कभी कभी ये हमें भी और हमारे देश की जो नीति है उसको भी प्रभावित करती है। तो मेजबान देश के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे ऐसे नीतियां बनाएं जो विदेशी निवेश का लाभ उठाते हुए सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय उद्योगों के विकास को भी सुनिश्चित करें। तो जो हमारा मेजबान देश है, मतलब जहाँ पे भी वो टीएनसी कंपनी अपना चला रही है बिजनेस, तो उसके लिए आवश्यक है हमारे लिए कि हम ऐसे नीति बनाएं जो मतलब जो विदेशी निवेश है उसका हम लाभ उठाएं और साथ ही जो हमारा सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय उद्योग का विकास है वो बैलेंस्ड रहे, वो सही तरीके से चल पाए। संतुलित नियमन और प्रभावी कानूनों के माध्यम से ही टीएनसी की गतिविधियों को देश के समग्र विकास के अनुरूप दिशा दी जा सकती है। मतलब ये और भी अच्छे से तभी काम करेगा जब हम उसके लिए बहुत ही संतुलित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण की मार्क्सवादी एवं उदारवादी व्याख्या का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैश्वीकरण की मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में और उसके बाद उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में। तो वैश्वीकरण को समझने के लिए विभिन्न वैचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें मार्क्सवादी और उदारवादी दृष्टिकोण प्रमुख है। तो अब देखते हैं हम लोग मार्क्सवादी दृष्टिकोण के। तो मार्क्सवादी व्याख्या के अनुसार वैश्वीकरण पूंजीवाद का वैश्विक विस्तार है। इस दृष्टिकोण में माना जाता है कि विकसित पूंजी देश और बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों के संसाधनों और सस्ते श्रम का शोषण करती है। तो जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है यह मानता है जो भी विकसित देश है, मतलब जो देश बहुत विकास कर चुका है वो देश, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो सारे विकासशील देश के संस्थान जो भी संसाधन है उनके और उनके जो भी श्रम है, मेहनत है, उन सब का शोषण कर रही है। इससे वैश्विक स्तर पर आर्थिक असमानता बढ़ती है और संपत्ति कुछ शक्तिशाली वर्गों के हाथों में केंद्रित हो जाता है। मार्क्सवादी विचारक यह भी मानते हैं कि वैश्वीकरण वर्ग संघर्ष को तीव्र करता है, जहां पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच अंतर और स्पष्ट हो जाता है। उसके अनुसार यह प्रक्रिया स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर कर सकती है और सांस्कृतिक व सामाजिक असंतुलन उत्पन्न कर सकती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो प्रक्रिया है वो जो हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर सकती है और जो हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था है, जो भी हमारी संस्कृति है और सामाजिक संस्कृति है, वो सबको असंतुलित कर सकती है। अब इसी के विपरीत
जो हमारा उदारवादी व्याख्या है, वैश्वीकरण को एक सकारात्मक और प्रगतिशील प्रक्रिया के रूप में देखती है। उदारवादियों के अनुसार मुक्त व्यापार, पूंजी का प्रवाह और तकनीकी विस्तार देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाते हैं। लेकिन ये जो हमारा उदारवादी व्याख्या है, यह मार्क्सवादी व्याख्या के बिल्कुल ऑपोजिट है। यह वैश्वीकरण को सकारात्मक और प्रगतिशील प्रक्रिया के रूप में देखती है और इसके अनुसार जो मुक्त बाजार है, हमारा फ्री मार्केट, जो पूंजी का प्रवाह है और जो तकनीकी विकास है, वो देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाता है। इससे उत्पादन, निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है तथा वैश्विक स्तर पर समृद्धि का विस्तार होता है। वे मानते हैं कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उत्पादनों की गुणवत्ता में सुधार होती है और उपभोक्ता को बेहतर विकल्प मिलता है। और इन दोनों दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण के प्रभाव जो है वो बहुआयामी है। जहाँ एक ओर विकास और अवसर प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर असमानता और शोषण की समस्याएं भी उत्पन्न करता है। मतलब ये एक साइड से इसके अच्छे भी प्रभाव हैं और एक साइड से इसके बुरे प्रभाव भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी वैश्विक संस्थाएं कार्य में लगी हुई है। तो इसमें हम वैश्विक मतलब विश्व के अलग अलग संस्थाओं के बारे में जानेंगे जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही है। तो विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण संस्थाएं सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इनमें सबसे प्रमुख है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो ये जो संस्थाएं है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है पर्यावरण संरक्षण में, और इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो वैश्विक पर्यावरण नीतियों के निर्माण और समन्वय में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सतत विकास और पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा देता है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्या करता है, पर्यावरण की नीतियों का निर्माण करता है और उसका समन्वय में मतलब उसको बैलेंस करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं उसके बाद जो हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, यह सतत विकास और पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा देता है। जबकि जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यह पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के बीच संबंध पर कार्य करता है। इसके अतिरिक्त पेरिस जलवायु समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को दिशा प्रदान करती है। जैसा कि हमने पेरिस जलवायु समझौता के बारे में पहले भी पढ़ा, तो ये सभी संस्थाएं और व्यवस्थाएं मिलकर जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास को बढ़ावा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है अब कि मानव सुरक्षा के संदर्भ में डर और इच्छा दोनों की स्वतंत्रता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब इसमें हमें बताना है कि जहाँ भी अगर हम लोग बात आता है मानव सुरक्षा का, तो उसमें डर और जो हमारा इच्छा है, दोनों की स्वतंत्रता पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। कैसे? तो इसी चीज़ को हम लोग को डिफाइन करना है और अच्छे से बताना है। मानव सुरक्षा की अवधारणा व्यक्ति केंद्रित है। तो जो मानव सुरक्षा की अवधारणा है वो किससे केंद्रित है? व्यक्ति केंद्रित है, जिसका उद्देश्य केवल राज्य की सुरक्षा नहीं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन, गरिमा और अधिकारों की रक्षा करना है। जो मानव सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी, इसका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति के जीवन को, उसकी गरिमा को और जो उसके अधिकार है उसकी रक्षा करना है। इसी संदर्भ में डर से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फियर का अर्थ है हिंसा, युद्ध, आतंकवाद, अपराध और दमन से सुरक्षा। तो यहाँ पे जो एक संदर्भ दिया है कि डर से मुक्ति, इसका अर्थ है हिंसा, युद्ध, आतंकवाद, अपराध और जो दमन है उससे सुरक्षा करना। व्यक्ति अपने जीवन और संपत्ति को लेकर सुरक्षित महसूस करता है, तभी वह स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकता है। और इस पहलू को वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भी विशेष महत्व दिया है। मतलब कहने का मतलब इसके अकॉर्डिंग, जब जो व्यक्ति है अपने जीवन में
जीवन और जो उसके संपत्ति है उसको लेकर बहुत ही सिक्योरिटी फील करता है, सुरक्षित फील करता है, तो वो उसकी जो है असली स्वतंत्रता वही होती है कि वह सही से अपना जीवन जी रहा है, स्वतंत्र रूप से जी रहा है। दूसरी ओर अभाव या इच्छा से मुक्ति का तात्पर्य, और दूसरी ओर क्या है हमारा, अभाव या इच्छा से मुक्ति। तो इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और स्वच्छ पर्यावरण पूरी हो। यदि व्यक्ति गरीबी, भूख, बेरोजगारी या बीमारी से ग्रस्त है तो वह वास्तविक अर्थों में सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। इसलिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी मानव सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है। इन दोनों पहलुओं को एक साथ समझना आवश्यक है हमें, क्योंकि केवल भय से सुरक्षा पर्याप्त नहीं है और केवल आर्थिक विकास भी पर्याप्त नहीं है। एक ऐसा समाज हो जहां लोग हिंसा से सुरक्षित हो और साथ ही उनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी हो, वही वास्तविक मानव सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसी संतुलित दृष्टिकोण के माध्यम से समग्र विकास, सामाजिक न्याय और स्थायी शांति संभव हो पाती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हमें कुछ टॉपिक्स दिए रहेंगे और इनके बारे में हमें बताना है, जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमारा पहला है नव उदारवाद की मूल धारणाएं। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि नव उदारवाद की मूल धारणाएं क्या हैं या फिर कैसी हैं। तो नव उदारवाद एक आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जो मुक्त बाजार व्यवस्था, निजीकरण और सीमित सरकारी हस्तक्षेप पर जोर देती है। तो इसके बारे में वैसे तो हमने पहले भी एक लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, बस हम यहाँ शॉर्ट में जान लेते हैं। तो ये जो हमारा नव उदारवाद है, ये एक आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जो मुक्त बाजार व्यवस्था और निजीकरण और बाकी सरकार का जो सीमित हस्तक्षेप है उस पर जोर देता है। इसके अनुसार बाजार की शक्तियाँ जैसे मांग और आपूर्ति संसाधनों का सबसे कुशल वितरण करती है, इसलिए सरकार की भूमिका कम से कम होनी चाहिए। इस विचारधारा में उदारीकरण, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है ताकि आर्थिक विकास तेजी से हो सके। उसके बाद दूसरा हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वैश्विक मूल्य खिला। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं? तो वे कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और विपणन और निवेश करती है, मतलब वो एक अपने देश के साथ साथ बहुत सारे देशों में भी अपना बिजनेस चलाती है, वही है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये कंपनियां वैश्विक स्तर पर अपने व्यापार का विस्तार करती है और विभिन्न देशों में सस्ते श्रम, कच्चे माल तथा अनुकूल नीतियों का लाभ उठाती है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला का अर्थ है किसी उत्पादन के निर्माण से लेकर उपभोग तक की पूरी प्रक्रिया जो अलग अलग देशों में फैली होती है। तो यही है बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उसके कार्य। उसके बाद अगला है हमारा गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे। तो इसके बारे में आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस कर ही लिया था, तो अगर आपको फिर से पढ़ना हो तो आप ये स्टॉप करके पढ़ लें। और हम लोग बढ़ते हैं आगे अपनी दूसरी टॉपिक की ओर। तो हमारा दूसरा टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन के कामकाज का मार्गदर्शन करने वाले नियम। तो जो हमारा विश्व व्यापार संगठन है उसको मार्गदर्शन करने वाले नियम क्या क्या हैं, उसके कामों को जो मार्गदर्शन देते हैं। विश्व व्यापार संगठन के कामकाज का आधार कुछ प्रमुख नियमों और सिद्धांतों पर टिका है, जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार को सुचारू, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का सिद्धांत। तो इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा सिद्धांत है हमारा? सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र, MFN। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक देश को दी गई व्यापारिक रियायत सभी सदस्य देशों को देनी होती है। तो इसके अनुसार क्या होता है कि अगर हम कोई एक देश को दे रहे हैं तो वो बस एक देश को नहीं बल्कि उस देश के जितने भी बाकी सदस्य देश हैं उन सभी को देना जरूरी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय उपचार का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि
आयातित वस्तुओं के साथ घरेलू वस्तुओं जैसा ही व्यवहार किया जाए। पारदर्शिता और फिर पूर्वानुमेयता भी महत्वपूर्ण है ताकि व्यापार नियम स्थिर और स्पष्ट बना रहे। इसके अतिरिक्त WTO मुक्त और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है तथा अनुचित व्यापार प्रथा जैसे डंपिंग को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाता है। यह विकासशील देशों को विशेष और भिन्न सुविधा भी प्रदान करता है। विवाद निपटान प्रणाली इसके कामकाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में मदद करता है। इन नियमों के माध्यम से WTO वैश्विक व्यापार में संतुलन और सहयोग बनाए रखने का प्रयास करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव सुरक्षा। तो मानव सुरक्षा को भी हमने पहले भी पढ़ा, इससे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस में, और आई डोंट थिंक कि हमें इसे फिर से पढ़ना चाहिए। तो आप बस इसे रोक के एक बार देख लो, पढ़ लो, रिवाइज कर लो और हम आगे बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट की ओर। तो अभी का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अति वैश्विकवाद। तो ये अति वैश्विकवाद क्या है, आइए चलिए जानते हैं इसे। यह वैसे विचार होते हैं जो मानते हैं कि वैश्वीकरण एक शक्तिशाली और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है जिसने दुनिया को वैश्विक गांव में बदल दिया है। तो ये क्या मानता है कि ये जो वैश्वीकरण है ये बहुत ही शक्तिशाली और ये कभी परिवर्तित नहीं होने वाला प्रक्रिया है जो पूरा दुनिया को एक वैश्विक गांव में बदल दिया है। उसके अनुसार राष्ट्रीय सीमाएं और राष्ट्रीय राज्य की भूमिका धीरे धीरे कम होती जा रही है जबकि वैश्विक बाजार, पूंजी और तकनीक का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। इस दृष्टिकोण में मुक्त व्यापार, उदारीकरण और निजीकरण को आर्थिक विकास के प्रमुख साधन माने गए हैं। तो यही जो हमारा दृष्टिकोण है एक प्रकार से, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अति वैश्विकवादी। उसके बाद अगला है हमारा वाणिज्यवाद। तो ये वाणिज्यवाद क्या है ये चले जानते हैं। तो वाणिज्यवाद एक प्राचीन आर्थिक विचारधारा है जो लगभग 16वीं से 18वीं सदी के बीच यूरोप में प्रचलित थी। तो ये वाणिज्यवाद जो है ये एक प्राचीन आर्थिक विचारधारा है जो 16 से 18 शताब्दी के बीच में यूरोप में प्रचलित हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी राष्ट्र की समृद्धि का मुख्य आधार उसके पास संचित सोना चांदी होता है। तो ये सिद्धांत कहता है क्या कि अगर मतलब किसी राष्ट्र की जो समृद्धि है उसका मुख्य आधार उसके पास जो सोना चांदी और धन है उसके अनुसार होता है। इसलिए राज्य को निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को सीमित करना चाहिए ताकि व्यापार संतुलन सकारात्मक बना रहे और देश में अधिक धन आए। और ये भी कहता है कि जो निर्यात हो रहा है उसको हम लोग बढ़ावा दें और जो आयात है उसको सीमित करें ताकि जो हमारा व्यापार में संतुलन सकारात्मक बना रहे और हमारे देश का जो धन है वो मतलब और ज़्यादा धन आए हमारे देश में। इस विचारधारा में सरकार की सक्रिय भूमिका को महत्व दिया जाता है। राज्य व्यापार पर नियंत्रण रखता है, उद्योगों को संरक्षण देता है और उपनिवेशों का उपयोग कच्चे माल के स्रोत तथा तैयार माल के बाजार के रूप में करता है। वाणिज्यवाद ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आगे चलकर आधुनिक आर्थिक नीतियों की नींव रखने में सहायक सिद्ध हुआ है। तो यही था हमारा वाणिज्यवाद। अगला है हमारा वैश्वीकरण पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो इसे हमने पहले ही पढ़ा था जिसमें हमने मार्क्सवादी के साथ साथ उदारवादी दृष्टिकोण को भी पढ़ा था। तो हमें इसे फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो आप इसे रोक के एक बार फिर से पढ़ लें। और फिर विश्व व्यापार संगठन के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो हम डायरेक्ट अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा गेट, GATT। ये है क्या गेट, तो इसको जानते हैं हम लोग। यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता था जिसकी स्थापना 1997 हुई थी। तो ये जो गेट है यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता था जिसका स्थापना जो है 1947 में किया गया था।
इसका मुख्य उद्देश्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना और आयात निर्यात पर लगने वाले शुल्क तथा अन्य व्यापारिक बाधाओं को कम करना था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये था व्यापार को बढ़ावा देना और जो भी आयात निर्यात में हमें पैसा लगता है, शुल्क लगता है और जो भी बाधाएं आती है उसको कम करना था। गेट ने वैश्विक व्यापार के लिए एक नियम आधारित प्रणाली विकसित की जिससे देशों के बीच व्यापार अधिक सरल और पारदर्शी बना। गेट के अंतर्गत विभिन्न राउंड में बातचीत के माध्यम से व्यापार नियमों को सुधार किया गया और शुल्कों में कटौती की गई। यह व्यवस्था 1995 तक प्रभावी रही, जिसके बाद इसे विश्व व्यापार संगठन ने प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये जो व्यवस्था है हमारा 1995 तक ही प्रभावी रहा। उसके बाद जो विश्व व्यापार संगठन है WTO उसने इसे प्रतिस्थापित कर दिया। गेट ने आधुनिक वैश्विक व्यापार प्रणाली की नींव रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है हमें। तो यही था गेट और इसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार। इसमें हम लोग क्या थोड़ा सा जानेंगे, पर्यावरण सुरक्षा के अधिकारों के बारे में जानेंगे। तो पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में उभरता हुआ सिद्धांत है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण में जीवन जीने का अधिकार है। तो इसके अनुसार क्या है, ये कहता है कि जितने भी व्यक्ति हैं सबको एक स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण में जीवन जीने का अधिकार है। इसमें स्वच्छ वायु, शुद्ध जल, हरित परिवेश और प्रदूषण रहित वातावरण शामिल है। यह अधिकार जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण के बिना मानव जीवन की गुणवत्ता और अस्तित्व दोनों प्रभावित होते हैं। तो यही था हमारा पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार। और इस अधिकार के अंतर्गत सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी कानून और नीतियां बनाएं, जैसे प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। और साथ ही नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वे पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे और उसके संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाएं। उसके बाद हम मेन टॉपिक अगला पे बढ़ते हैं। तो उसके बाद ये सब तो हमने पढ़ा ही, इसके बारे में भी पढ़ा। हाँ, अब जो हमारा पढ़ेंगे हम लोग वो है दोहा दौर की वार्ता का महत्व। तो ये दोहा दौर की वार्ता क्या है और इसके महत्व क्या है ये जानते हैं। और इससे पहले जितने भी हमने स्किप किए वो हमने पहले भी पढ़ चुका था। अगर आपको फिर से भी पढ़ना हो तो आप उसे फिर से देख सकते हैं रोक के। तो हम अब पढ़ते हैं दोहा दौर के बारे में। तो दोहा दौर 2001 में विश्व व्यापार संगठन के तहत शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार वार्ता थी। तो यह कब शुरू किया गया? दोहा दौर 2001 में शुरू किया गया, जो विश्व व्यापार संगठन के तहत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिक न्यायसंगत बनाना था। इसका फोकस कृषि, सेवाओं, बौद्धिक संपदा और औद्योगिक वस्तुओं के व्यापार में सुधार लाना तथा व्यापार बाधाओं को कम करना था। विशेष रूप से यह दौर विकासशील देशों को वैश्विक बाजार में बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। और इसका महत्व इस बात से है कि इसने वैश्विक व्यापार प्रणाली में समानता और संतुलन लाने का प्रयास किया। इसमें गरीबी और विकासशील देशों के लिए विशेष रियायतों, कृषि सब्सिडी में कमी और बाजार तक पहुंच बढ़ाने जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। और यह वार्ता वैश्विक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और व्यापार के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। अब है नेक्स्ट हमारा नॉन रिफ्यूलमेंट का सिद्धांत। तो अब ये कौन सा सिद्धांत है, आइए चलिए जानते हैं। तो नॉन रिफ्यूलमेंट अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो यह किसका सिद्धांत है? अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थियों का एक उसके कानून का सिद्धांत है, जिसके अनुसार किसी भी शरणार्थी या आश्रय मांगने वाले व्यक्ति को
उस देश में जबरन वापस नहीं भेजा जा सकता जहां उसके जीवन, स्वतंत्रता या सुरक्षा को खतरा हो। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये कहता है कि अगर कोई शरणार्थी हमारे पास आया है, हमसे वो आश्रय मांगने आया है, तो उस इंसान को, उस व्यक्ति को हम दोबारा उसी के देश में ज़बरदस्ती नहीं भेज सकते जहाँ पे उसके जीवन को खतरा हो। क्योंकि उससे अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुआ अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, अपने देश में, तभी तो वो हमसे आश्रय मांग रहा है, तभी तो वो हमसे हेल्प मांग रहा है। तो यह सिद्धांत मानव अधिकारों की रक्षा करता है और शरणार्थियों को उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा से बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो यही था हमारा नॉन रिफ्यूलमेंट का सिद्धांत। उसके बाद हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है वैश्विक सामाजिक मंच, वर्ल्ड सोशल फोरम। ये क्या है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसकी शुरुआत 2001 में पोर्टो एलेग्रे में हुई। तो ये क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसका शुरुआत जो है 2001 में हुआ था। इसका उद्देश्य वैश्वीकरण के मौजूदा स्वरूप, विशेषकर नव उदारवादी नीति के विकल्प प्रस्तुत करना और एक अधिक न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण तथा लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था की खोज करना था। तो इसका उद्देश्य क्या था कि वैश्वीकरण में जो मौजूद है हमारा नव उदारवादी नीति, उसके जो विकल्प है उसको ये प्रस्तुत करता था और उससे अधिक एक जो न्यायपूर्ण और समानतापूर्ण एक लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था की खोज कर रहा था। इसका नारा था अनदर वर्ल्ड इज़ पॉसिबल। तो इसका क्या नारा था वैश्विक सामाजिक मंच का? कि एक और दुनिया संभव है। यह मंच विभिन्न सामाजिक आंदोलनों, गैर सरकारी संगठनों, बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं को एक साथ लाता है जहां वे सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक समानता जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। वैश्विक सामाजिक मंच सरकारों से अलग एक खुला हुआ और लोकतांत्रिक संवाद का स्थान प्रदान करता है जो वैकल्पिक नीतियों और जन आधारित विकास के विचार को बढ़ावा देता है। तो आई होप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको सब कुछ बहुत इजी से इजी वर्ड में और सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाएं और समझाएं। और अगर आपको हमारी ये PDF परचेज़ करनी हो तो व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से ये PDF ज़रूर परचेज़ कर लें ताकि जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।